सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस के एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वेल अवेटेड चैप्टर नंबर 1069 के बारे में। हैं 69? आओ ये तत्ते भाइयों। चैप्टर नंबर 1069 के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लिटरली इसके स्पॉयलर्स ही इतने भयंकर थे कि मतलब यार सच में पढ़ के ही मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे देखने को मिलेगा, बिकॉज इस चैप्टर में अपने कबूतरी बंदे की पिटाई होने वाली है। सो नाउ वी आर वेस्टिंग एनी मोर टाइम। एडिटर भाई इंट्रो लगा दो। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यार एक चीज मैं बता देता हूँ, फ्राइडे तक मेरी जॉब चलती है तो फ्राइडे को वीडियो आना इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग फ्राइडे सैटरडे को कहीं से लीड मांगा पढ़ लेते हो तो यार मैं नहीं उसमें कुछ कर सकता। मेरी वीडियो सैटरडे को ही आ पाती है बिकॉज फ्राइडे तक मेरी जॉब होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। खैर, चैप्टर के नंबर में तो 69 है, पर इस मांगा में भी दबा के चुदाई हुई है। यहाँ पर चैप्टर के कवर पेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें बोट दिख रही होती है जिसपे लिखा हुआ है मैट्स, और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है पैसिफिस्ट। सो पैसिफिस्ट का मतलब होता है एक पीस लविंग आदमी, क्योंकि मैट्स का कोई बंदा डायरेक्टली किसी टाइप के मारपीट में शामिल नहीं होता था, इसीलिए इन्हें पैसिफिस्ट बोला जाता था। और बाद में इन्होंने जो अपने रोबोटिक इन्वेंशंस किए उनका नाम बड़ा पैसिफिस्टास। वैसे इस बोट का डिजाइन बहुत अजीब है, देख के तो ऐसा लगता है कि ये पलट ना जाए। तो आपको पता होगा कि मैट्स के साइंटिस्ट को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसों की जरूरत पड़ती है अपने रिसर्चेस के लिए। तो यहाँ पर इन्हें फाइनेंस कर रहा होता है एक बंदा जिसे गॉड ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं, और इसका नाम होता है लू फेल्ड। तो ये बंदा एक्चुअली में लोन शार्क किंग है। शार्क से तो आप समझ ही गए होगे, जो वेब सीरीज आती थी शार्क टैंक नाम से। तो जो ये लू फेल्ड नाम का बंदा था, ये एक लोन शार्क था, यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड करता था, और यही इनके पूरे मैट्स के रिसर्च को भी फंड करता रहता था। सो चैप्टर स्टार्ट होता है बहुत बड़े ब्लास्ट से, जो कि इस समय एगहेड आइलैंड पे हो रहा है, एंड इसकी वजह से वेगापंक के सभी साइंटिस्ट इधर उधर भाग रहे हैं। जहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कैसे लूफी और लूची ने एक दूसरे को इंटरसेप्ट किया था, तो ठीक वहीं से ये वाला सीन भी चालू होता है। यहाँ पे लूफी इस समय बोनी को अपने गोदी में उठाया हुआ है और उसके सामने खड़ा हुआ है रॉब लूची। अब तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। और चॉपर लूची को देख के डर जाता है। लूफी यहाँ पर चिल्ला के बोलता, कबूतर वाले लौंडे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? इस पे लूची बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ये आइलैंड गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। तो लूफी बोलता है कि लगता है हम ही गलत है यहाँ पे, चलो जल्दी से ऊपर की तरफ भागते हैं। काकू भी उनको नोटिस करता है और कहता है कि ये तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं, ये तो लगता है ज्वेल। काकू भी उनको नोटिस करता है और बोलता है ये तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं, और इनके साथ में ज्वेलरी बॉनी भी है। वैसे काकू यहाँ पर दिमाग वाली बात बोलता है, वो लूची से बोलता है कि यार देखो लूची, जो है वो तो है ही, और अब हम इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। मुगीवारा लूफी अब ऑफिशियली एक योंको बन चुका है, और हम बिना ऊपर से ऑर्डर लिए इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। लेकिन लूफी को पता है क्या होने वाला है। वो बूनी को जिम्बे के हाथों में सौंप देता है और कहता है कि इसका ख्याल रखना। और स्टेशी यहाँ पर बोल देती है कि हम ऐसे ही किसी एम्परर से भिड़ नहीं सकते, वरना बहुत बड़ा मैटर खड़ा हो जाएगा। एक काम करो, फिलहाल के लिए तुम नेवी को कांटेक्ट करो। लूफी दौड़ते हुए जाता है और वो डॉक्टर एटलस को देखता है। वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा सर इस समय फट चुका है। और लूची अपने टीममेट्स की बात सुन के भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है अंजाम क्या होगा। लूफी चॉपर को बोलता है कि यार जल्दी से तुम किसी भी तरह से डॉक्टर एटलस को सही करो, लेकिन चॉपर यहाँ पे बोलता है कि यार ये काम मेरे से ज्यादा फ्रांकी के हाथ में आता है। तो लूची को फाइनली एक बहाना मिल जाता है लूफी से लड़ने का। लूची बोलता है कि ये गवर्नमेंट का मैटर है, तुम इससे बाहर रहो मुगीवारा लूफी। जिसपे लूफी बोलता है कि उस बच्ची ने हमें खाना दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको हाथ लगाने की। उसके बाद अगला सीन हम देखते हैं नेवी हेडक्वार्टर्स का, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इस समय स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एगहेड आइलैंड पे हैं। अकाइनो यहाँ पर बोलता है कि ये चीज और भी ज्यादा बवाल बनती जा रही है, वेगापंक वाला मैटर जल्दी खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाइनो भी वही बात रिपीट करता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो CP0 वाले मेरे से कंसल्ट करेंगे किसी भी वॉर को डिक्लेयर करने से पहले? अगर वेगापंक ने स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ कोई भी डील बना ली तो वो हमारे मिलिट्री की नेवी के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। किजारू कहाँ है? किजारू को बुला। तभी उधर से कोई रिप्लाई करता कि वो ऑलरेडी एगहेड आइलैंड के लिए निकल चुका है। इस पे अकाइनो बोलता कि लूची को बोलो कि वेट करे जब तक मरीन्स वहां पे पहुंच ना जाएं। उसे किसी भी तरह से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के साथ इंगेज नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सो फाइनली एक बार फिर से किजारू सीन में आने वाला है। मतलब जो कुमा था उसके अंदर लास्ट प्रोग्रामिंग थी कि वो किसी भी तरह से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को बचा ले, और इस बार अगेन किजारू ही उन्हें इंटरसेप्ट करने आ रहा है। सो एक काफी पॉपुलर थ्योरी भी थी कि शायद वेगापंक ने इस तरह से कुमा को प्रोग्राम किया था जब उसे मॉडिफाई किया था कि वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को उस टाइम पर बचा ले। एक और चीज थी कि काफी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे स्पॉइलर वीडियो के नीचे कि यार किजारू तो निकल चुका आइलैंड के लिए, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अकाइनो ने उसको मना किया था? तो फॉर द इन्फॉर्मेशन वो लीक्ड स्पॉइलर्स थे, एंड मैंने वीडियो में ही बोला था दैट दे आर नॉट कंफर्म्ड। सो अगर आप स्पॉइलर वीडियो पे लेके क्रिटिसिज्म उठाओगे देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हो तो फिर अपलोड डेट भी देख ही लिया करो। इट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इससे आपका समय तो बचेगा ही, और मेरा भी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में थोड़ा सा समय
बच जाए। वापस से सीन आता है एगहेड आइलैंड पे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर चॉपर चिल्ला के बोलता लूफी रुक जाओ, अभी मत शुरू हो जाओ। और जिम्मी बोलता है कि पक्का अपने दिमाग में बैठा के रखना कि तुम आगे क्या करने वाले हो, इसकी वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। और हम देखते हैं हवा में कि लूफी कूद के लूची को मारने जा रहा है। यहाँ पे सांजी का ग्रुप पीछे टीवी में से देख रहा है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या लूची हमेशा ऐसा ही दिखता था। यहाँ पर शाका यानी कि वेगापंक 01 हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें काफी इंपॉर्टेंट चीज बताता है। वो यहाँ पर ये बोलता है कि काफी ज्यादा अवेकन्ड जोआन जो होते हैं वो अपने यूजर के माइंड पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, लेकिन ये वाला तो कुछ अलग है। सो आई थिंक इससे काफी बड़ी चीज क्लियर होती है कि जो जोआन फ्रूट्स होते हैं शायद उनके अंदर अपनी एक सोल होती है, एंड जब भी वो जोआन फ्रूट अवेकन होता है तो वो अपने यूजर के माइंड को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि इम्पेल डाउन के जेलर्स काफी अजीब से थे। सो आई गेस ये चीज हो सकती है कि जब भी जोआन अवेकनिंग होती है तो जो उनका यूजर है ना उनके दिमाग में काफी फर्क पड़ता है। बट आई थिंक जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग लूफी जैसे बनते हैं। और आई थिंक लूफी सिर्फ अकेला नहीं है। अगले पैनल में हम देखते हैं रॉब लुची को विथ हिज अवेकन्ड जोआन लेपर्ड फॉर्म। और यहाँ पर रॉब लुची बोलता है कि मुगीवारा तुम अकेले नहीं हो जिसकी ताकत बड़ी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में रॉब लुची को भी वही फ्लेम्स आ रहे हैं, बस उसके फ्लेम जो ब्लैक कलर के जो कि हमें लूफी के अवेकनिंग में देखने को मिले थे। सो यहाँ से एक चीज और निकल के मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब भी कोई जोआन फॉर्म अवेकन होता है, अगर वो कंट्रोल में अवेकन हुआ जैसे कि लूफी का हुआ था, तो शायद इस तरह से आसपास क्लाउड्स वाले फॉर्मेशन में आ जाता है। क्योंकि एग्जैक्ट सेम हम लूची के साथ भी देख रहे हैं। अभी लूची के पास तो कोई लेजेंडरी डेविल फ्रूट तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसके पास ऐसा आ रहा है तो ये पर्टिकुलरली जोआन की एक प्रॉपर्टी। यहाँ पर काकू बहुत दिमाग वाली बात बोलता है। वो कहता है लूची भैया बैठ जाइए नीचे, अभी हमको परमिशन नहीं मिली है। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि वेगापंक यहाँ पर वो सेब वाला जो वेगापंक है यानी कि ओरिजिनल वेगापंक वो दौड़ते हुए कमरे में आता है और वो बोलता है कि व्हाइट वॉरियर। एंड इसको देख के सांजी का क्रू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ये बुढ़ऊ इतना जल्दी कैसे ऊपर आ गया। तो बुढ़ऊ उन लोग को बताता है कि तुम लोग को शायद नहीं पता होगा ना इसकी स्टोरी की कैसे स्ट्रॉ हैट इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ। जिसपे नामी बोलती है कि यार सच में हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आखिर ये कैसा हुआ, ये तो इसकी भी कोई गम फ्रूट की कोई ना कोई पावर होगी। इस पे वेगापंक बोलता है कि ये काफी फनी चीज है ना कि किसी भी गम नो मी नाम के फ्रूट की ओल्ड डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में कोई भी नाम नहीं है। इस पे उसको बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर लूफी ने तो हमेशा उसे गम नो मी ही बुलाया है। वेगापंक स्क्रीन की तरफ देख के बोलता क्या गजब का दृश्य है, ये बिल्कुल भगवान की तरह है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने एंशिएंट किताबों में पढ़ा है। जिसपे सांजी बोलता पागल हो क्या, वो तो बस लूफी ही है। जिसपे वेगापंक सांजी को रिप्लाई करता है मैं इस समय वॉरियर ऑफ लिबरेशन की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा वॉरियर जो कि एंशिएंट टाइम में किसी के भी चेहरे पे स्माइल लेके आ जाता था, जिसका नाम बोला जाता था द सन गॉड नीका। और अगले पैनल में हम देखते हैं पीछे से लूची उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अगेन लूफी आहा करके हंस रहा है। यहाँ पर नामी बोलती है नीका, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। जिसपे वेगापंक बताता कि इस नाम को हिस्ट्री में से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जब तक लोगों के अंदर उनके ड्रीम्स हैं तब तक नीका नाम की चीज कभी भी खत्म नहीं होगी। हम सभी लोग उन ड्रीम्स के कर्जदार हैं। फॉर इंस्टेंस डेविल फ्रूट्स को ही उठा लो। शायद वेगापंक अब हमें डेविल फ्रूट्स की रियलिटी बताने वाला है। वेगापंक हमें आगे बताता कि ये जो डेविल फ्रूट्स है ना, ये किसी इंसान की चाहत का वो प्रैक्टिकल चीज है जो ये बताती है कि कितने तरह के एवोल्यूशंस हो सकते थे। जैसे कि जब भी अपने मन में सोचते हैं काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, डेविल फ्रूट पावर्स एक्चुअली में इन्हीं विशेष को प्रैक्टिकली पॉसिबल कर पाती हैं। हर एक डेविल फ्रूट एक अलग पॉसिबिलिटी दिखाता है जो कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी हो सकती थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारे के सारे एवोल्यूशंस अननेचुरल हैं। इसीलिए मदर नेचर यानी कि समुद्र इन सभी डेविल फ्रूट यूजर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। जो भी बंदा डेविल फ्रूट खाता है वो एक अलग ही एग्जिस्टेंस में रहता है, जो कि पैदा होता है उन अनगिनत पॉसिबिलिटीज से जो कि एक इमेजिनेशन में हो सकती हैं। और अभी के लिए ये मेरी यानी कि वेगापंक की थ्योरी है। फिर चाहे तुम भगवान के होने पे बिलीव करो या नहीं, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, हम एक बहुत ही गजब के दुनिया में रहते हैं। और ये चीज सुन के सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स शॉक हो जाते हैं। बैकग्राउंड में लूफी और लूची की फाइट चल रही होती है और शायद इन दोनों के बीच में भी हाकी का क्लैश हो रहा है, क्योंकि मुझे ब्लैक लाइटनिंग देखने को मिल रही है बैकग्राउंड में। और वेगापंक ने क्या गजब की बात बोल दी यार इतनी देर में। आई होप इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें आपको समझ में आई हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। सो पहले के टाइम में यानी कि डेविल फ्रूट्स बनने से पहले जब भी कोई इंसान ये सोचता था कि काश मैं ये कर पाऊँ, काश मैं वो कर पाऊँ, तो उन
उन विशेष से जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उन सभी की पावर्स एक फ्रूट में जाके मिल गई एंड देन एक डेविल फ्रूट जनरेट हुआ। अब ये जो भी पॉसिबिलिटी बनी ये बहुत ही अननेचुरल है, ये चीज दुनिया में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कि एक टाइगर या लेपर्ड में ट्रांसफॉर्म हो पाए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कि खुद को रबर की तरह स्ट्रेच कर पाए। ये सब कुछ बहुत ही अननेचुरल है एंड इसकी वजह से जो हमारी धरती माता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है ऐसे लोगों से जो कि एक्चुअली में नेचर को ही डिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो इस दुनिया में सबसे सुप्रीम चीज है नेचर। भगवान को तो फिर भी हम देख नहीं सकते बट नेचर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है एंड बिना नेचर के हर एक इंसान मर जाए। तो अकॉर्डिंग टू वेगापंक ये नेचर इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफाई करती है हर चीज को। इसीलिए जब भी ये बंदा सी में घुसता है तो यहाँ पर सी भी एक्चुअली में पार्ट ऑफ नेचर है, तो इसीलिए ये बंदा खुद ही डूबने लगता है। इसके बाद जो भी बंदा ये डेविल फ्रूट खाया है वो एक अलग ही एग्जिस्टेंस में रहता है। अब ये बात भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेविल फ्रूट खाया होता तो आपकी दुनिया अलग होती, अगर मैंने वो डेविल फ्रूट खाया होता तो दुनिया अलग हो जाती। एंड इसी तरह से जो भी इमेजिनेशन बनी थी किसी आदमी की कि हम एक रबर वाली पावर रखेंगे उसकी भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकल के आई कि कौन सा बंदा खाएगा। एंड फिर अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा और एक्सैचरेट करो तो आसपास के भी बंदे भी तो डेविल फ्रूट खा रहे हैं तो उस पे भी सारी चीजें बदल जाती हैं कि आखिर कौन सा बंदा कौन सा डेविल फ्रूट खाएगा। एंड दैट इज व्हाई देयर इज लिमिटलेस परम्यूटेशन ऑफ इमेजिनेशन शब्द का यूज किया गया है। यहाँ परम्यूटेशन एक्चुअली में एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो 11th वाले उनको पता होगा। सो परम्यूटेशन बेसिकली अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो कितनी तरह से आप उन 4 चीजों को अरेंज कर सकते हो उसे परम्यूटेशन कहते हैं। तो जो परम्यूटेशन ऑफ 4 है उसे आप 24 तरह से अरेंज कर सकते हो, मतलब सिर्फ 4 नंबर से आप 24 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, वो भी तब जब आप कोई भी नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक काफी ज्यादा मैथ्स हो गई है। ऑब्वियसली वेगापंक एक साइंटिस्ट है तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और फिलहाल ये सब कुछ जो भी था ये वेगापंक की अपनी थ्योरी थी, तो वेगापंक ने भी थ्योरी नोमी खाया हुआ है शायद, इसीलिए वो थ्योरी पीस यहाँ पे लिख रहा है। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं सेंटोमारू को। तो सेंटोमारू यहाँ पे बोलता है यार आज तो सैटरडे, आज तो मेरी छुट्टी थी, फिर ये बुढ़ऊ चाचा ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। जिसपे वेगापंक सेंटोमारू को बोलता है देखो भैया यहाँ पे CP0 के एजेंट्स आ चुके हैं और वो लोग मेरी जान लेने आए हैं। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें सैटरडे को काम करने के लिए बुलाया है, लेकिन क्या तुम प्लीज उन्हें इस आइलैंड से भगा सकते हो। इस पे सेंटोमारू बोलता है बुढ़ऊ पगला गए हो क्या, इसकी वजह से यार मैं तो ट्रेटर घोषित कर दिया जाऊंगा, ये काम तो बड़ा मुश्किल है। जिसपे वेगापंक बोलता है हाँ ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ले रहे हो या नहीं। जिसपे सेंटोमारू बोलता है यार ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, साइफर पोल गवर्नमेंट यानी कि हमारे साइड से है, पायरेट्स दुश्मन है, तो मुझे तो चुपचाप जाके CP0 का साथ देना चाहिए ना। जिसपे वेगापंक बोलता है कि ठीक है सेंटोमारू, एहसान फरामोश निकले, मुझे याद है मैं तुझे तभी उठा के लाया था जब तू भूखा नंगा मर रहा था, लेकिन चलो ठीक है जो भी तुम्हें ठीक लग रहा वो करो। जिसपे सेंटोमारू बोलता तो झुक जा रहा हूँ ना, गांड भी मार ही लो, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि 3 सेराफिम्स इस समय काकू और बाकी के CP0 को इंटरसेप्ट करते हैं। वो इनके सामने आ जाते हैं और काकू उन्हें बोलता है कि यार इनके पास तो 3 सेराफिम है, सेराफिम कुमा, एक को खत्म करो। इस पे स्टर्शी फिर से दिमाग वाली बात लगाती है और कहती है काकू कोई मतलब नहीं है, हम ऑलरेडी यहाँ पे थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं। इसके बाद कूदता है मैदान में सेंटोमारू और बोलता है सेराफिम कुमा इन सभी को खत्म करो। और इस चीज पे काकू की बुद्धि खुलती है और उसको याद आता है कि उसके पास जो एक्चुअली में कंट्रोल है उसकी अथॉरिटी सेंटोमारू से कम है। एंड ये सेराफिम कुमा जिसे CP0 वाले अपने साथ लाए थे वो उल्टा ही इनके ऊपर अटैक कर देता है। पैनल देखो भाई बच गए CP0 वाले, वरना उठा के इन्हें फेंक देता कहीं और। इसके बाद अगले पैनल में हमें कमांड हायरार्की दिखाई जाती है कि मतलब कौन टॉप लेवल पे है जो कि पैसिफिस्टास को कमांड कर सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो है 5 एल्डर्स, उनके नीचे डॉक्टर वेगापंक है जो कि अपने सैटेलाइट के थ्रू उन्हें कमांड कर सकता है, उसके नीचे सेंटोमारू है एंड देन उसके नीचे जिसके पास भी एक अथॉरिटी चिप है। सो एक रिमोट कंट्रोल टाइप का होगा जो किसी को भी दिया जा सकता है जो कि इन्हें कमांड कर सकता है। अभी अगर आप सोच रहे हो कि 5 एल्डर्स इनको कमांड कर सकते हैं तो एक स्नेल बैठा दो और आराम से कमांड देते रहेंगे, तो भाई वो भी नहीं है। वो डायरेक्ट ऑर्डर्स लेता है, किसी भी ट्रांसपॉन्डर स्नेल वगैरह के थ्रू फोन पे बातें से नहीं काम बनता है, सामने आना पड़ेगा। काकू भी बोलता है यार अगर दिमाग लगाऊं मैं थोड़ा सा अपना, तो अगर मैं इनमें से किसी भी सेराफिम को तबाह कर दिया तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और वो बोलता है लूची यार थोड़ा दिमाग लगा के लड़ाई में कूदा। अगले पैनल में इसके बाद अगले पैनल में वापस से लूफी वर्सेस लूची हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे लूफी एक ब्रांड न्यू निका मूव यूज करता है और बोलता है गामो गामो नो मोल पिस्तौल। और यहाँ पर लूफी एक्चुअली में अपना हाथ जमीन में घुसा के जमीन में से ही एक पंच क्रिएट कर रहा है, विच इज मच लाइक काटाकुरी। जैसा कि हमने काटाकुरी को देखा था कि वो जमीन में से ही हाथ पैर वगैरह निकाल के लूफी के ऊपर अटैक कर रहा है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि सेंटोमारू सारे के सारे सेराफिम्स को कमांड दे रहा है। वो बोआ हैंकॉक वाले सेराफिम को कमांड देता है, सबसे प्यारा वाला कमांड उसी को देता है, कुछ भी हो जाए स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को सेफली एक रॉकेट तक पहुंचा दो। सेराफिम हॉक और सेराफिम सार्क से वो बोलता है कि CP0 की बुद्धि खोल दो। तभी जिम्बे भी इन सेराफिम्स
फ्लेम्स को नोटिस करता है और वो बोलता है चॉपर मेरी आंखों में थोड़ा पानी मारो। मुझे पहले ही देख के लग रहा था कि वो मेरे जैसा ही दिख रहा है, बट वो जितने भी ब्राउन लोग हैं वो सारे के सारे एक्स वॉरलॉर्ड जैसे क्यों दिख रहे हैं। ये मत बोल देना कि वेगापंक ने हम सभी को क्लोन कर दिया। इसके बाद लूफी की भी मुलाकात बहुत टाइम बाद सेंटोमारू से होती है और वो बोलता है और लकड़हारे भैया बहुत दिन बाद दिखे हो, आज कहाँ का पेड़ काटने जा रहे हो। जिसपे सेंटोमारू बोलता है यार मेरे नाम रखना बंद करो ठीक है, वरना इसी वेपन से तुझे काट डालूंगा, हम दोस्त नहीं है। वैसे ये बताओ लूफी, क्या तुम सच में बुढ़ऊ वेगापंक को यहाँ से लेके जाने वाले हो? क्या तुम उनकी हेल्प करोगे? इसमें लूफी बोलता है अब उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी है तो करना तो पड़ेगा ही। तो सेंटोमारू उसको बोलता है यार मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करूँ या नहीं, वैसे भी तुम एक योंको हो और ये तुम्हारे होरियो को क्या हो गया है। जिसके बाद अगले पैन में हम देखते हैं रॉब लुच्ची हैंड गन, और वो खुद को रिकवर करके सेंटोमारू के ऊपर अटैक कर देता है। सेंटोमारू को बहुत जोर से डैमेज होता है और वो जमीन पे नीचे गिर जाता है। लूफी यहाँ पर बोलता है लकड़हारे भैया क्या हो गया आपको? जिसपे रॉब लुच्ची बोलता है कि अब बस एक ही काम बचा। जिसपे रॉब लुच्ची रिप्लाई करता है कि हमें बस सांप का सर ही काटना था, अब ये सारे के सारे सेराफिम्स हमारी ऑर्डर मानेंगे। सो एक्चुअली में इन्होंने सेंटोमारू को खत्म कर दिया तो अगली अथॉरिटी इन्हीं लोग की है। दिमाग अच्छा लगाया इस बिल्ली। और लास्ट लाइन रूथलेसली एफिशिएंट के साथ चैप्टर नंबर 1069 खत्म। सो गाइस चैप्टर नंबर 1069 खत्म बट वीडियो नहीं। सो ऑब्वियसली इस चैप्टर में काफी कुछ पता चला इंक्लूडिंग द लॉन्ग अवेटेड डेविल फ्रूट्स। ऑल्सो यहाँ पर जो स्पॉयलर्स थे इस चैप्टर के उसमें काफी गलतियां भी थी, जैसे कि उसमें ये भी निकल के आया था कि रॉब लुच्ची को आइलैंड छोड़ के भागना, बट एक्चुअली में वो यहाँ पर अटैक कर रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना उन स्पॉयलर्स में लिखा था। स्पॉयलर्स बहुत ही रॉ होते हैं तो उनमें गलतियां होना बहुत ही जायज बात है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स जो कि आपने इस चैप्टर में मिस की होंगी। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो जब लूफी वर्सेस लूची पहली बार हुआ था तो जिस तरह से उस समय उन्होंने एक दूसरे से फिस्ट क्लैश किया था, इस चैप्टर में भी हमें वही सेम देखने को मिला, बस इस बार वो दोनों ही अवेकन हो चुके हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड। सो ये काफी डेजा वू वाला टाइप का सीन था कि हाँ भाई पहले भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार काइडो का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसको भाई देखने की बात है। ओडा सेंसर ने एक्सप्लिसिटली तो कुछ हमें बताया नहीं, बट अगर आप काइडो की ऐसे आईब्रोज को देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसे फायर वाले स्वर्ल हैं जो कि उसके ओरिजिनल हाइब्रिड फॉर्म में नहीं थे। सो आई गेस हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि काइडो अपना अवेकन फॉर्म यूज कर रहा था, बट ऐसा भी हो सकता है कि काइडो के पास अपनी अवेकनिंग हो बट उसने अभी तक दिखाया ना। सो काइडो की अवेकनिंग पे 50-50% का बस बेट लगता है मेरा। इसके अलावा मैं हाकी और डेविल फ्रूट के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि कैसे हाकी तुम्हारे विल को रिप्रेजेंट करती है और डेविल फ्रूट तुम्हारे डिजायर को। और पूरे के पूरे सीरीज में हमें दिखाया गया कि हाकी हमेशा डेविल फ्रूट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस ऑब्वियसली मीन्स कि अगर आपका विल स्ट्रॉन्ग है तो अपने डिजायर्स को आप डिजायर्स को सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हिलाने का मन कर रहा है तो मैं ऑब्वियसली अपने माइंड को ट्रेन करके या फिर थोड़ा सा मेडिटेट करके उस चीज के डिजायर को खत्म कर सकता हूँ। वैसे इस पूरे डिजायर की वजह से एक इंटायरली डिफरेंट थ्योरी निकल के आ रही है पूरे की कम्युनिटी में, और मुझे एक ऐसा ही शायद पोस्ट मिला था, कहाँ से मिला याद नहीं आ रहा। इसमें एक्चुअली बोला ऐसा गया था कि जो डेविल फ्रूट्स हैं इनका असली नाम है ड्रीम फ्रूट्स, और ये जो विल ऑफ डी है इसका मतलब विल ऑफ ड्रीम्स है, विच इज अ वेरी वियर्ड एंड अमेजिंग थिंग कि ये वन पीस में एक्चुअली में पॉसिबल हो सकता है। सो यहाँ पे इसका डिटेल में मतलब ये है कि जो डेविल फ्रूट्स हैं ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल फॉर्म है उन ड्रीम्स का, उन लोगों के ड्रीम्स का जो कि उस एंशिएंट नेशन में रहा करते थे। उन लोग की विल इतनी स्ट्रांग थी कि उनके ड्रीम्स ने खुद को फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट कर लिया, जिन्हें हमारे डेविल फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जितने भी डेविल फ्रूट्स हैं वो एक्चुअली में डी मेंबर्स के जितने भी क्लैंस थे उन सभी का जो ड्रीम्स था उनका फिजिकल फॉर्म है। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करें रेटिंग्स की तो मैं इसको स्टोरी वाइज देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10, एक्शन वाइज देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10 एंड पैनल वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज गजब के पैनल्स थे। आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। वेटिंग फॉर किजारू टू एंटर द मैच। किजारू आएगा तो मजा आएगा। वैसे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे और गजब के वीडियोस को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड पे तो मैं आपको एक्टिव दिख जाऊंगा, इंस्टाग्राम का थोड़ा अभी चल रहा है क्योंकि मैं बिजी हूँ अपने जॉब वाले काम में भी। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।